आप नॉलेज बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम्स कब यूज़ करेंगे? आप जब यूज़ करते हैं जब यूज़र्स अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफ़ाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक हाउस बाय करने जा रहे हो तो आप ये बताओगे कि भई आपकी क्या प्राइस रेंज क्या है, नंबर ऑफ़ रूम्स क्या हैं, टोटल फ्लोर स्पेस क्या है, ठीक है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप रिक्वायरमेंट्स दे रहे होते हैं। सो वेबसाइट क्या करेगा, वो एक लिस्ट ऑफ हाउसेज़ आपको बता देगा बेस्ड ऑन योर कंस्ट्रेंट्स, ठीक है? तो यू कैन थिंक ऑफ नॉलेज बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम्स एज़ लाइक क्वेरी बेस्ड या फ़िल्टरिंग बेस्ड, ठीक है? तो ये कब-कब यूज़ किया जाता है? ये जब यूज़ किया जाता है जब आपके पास मुश्किल हो रेटिंग्स लेना, क्योंकि यहाँ पर यू आर नॉट एक्चुअली टेकिंग रेटिंग्स, यू आर अप्लाइंग लाइक अ क्वेरी सर्च। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके पास रेटिंग्स टाइम सेंसिटिव हों, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज किसी रेटिंग की वैल्यू कुछ है और बाद में जाके कुछ हो जाए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्नोलॉजी, ठीक है? आपके पास डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेज़ हैं। नाउ एक यूज़र आज बोल सकता है कि हाँ भाई मुझे लेनोवो अच्छा लग रहा है, लेकिन कल क्या पता वो बोले कि मुझे एसर का लैपटॉप ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि उसमें अब नए फीचर्स आ गए हैं और अब वो लेनोवो को काफ़ी कम रेटिंग दे रहा है। सो टाइम सेंसिटिव एक गैप आ जाता है। उन केसेस के अंदर आप नॉलेज बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम्स यूज़ कर रहे होते हैं। सो एप्लीकेशन डोमेन देखते हैं। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन डोमेन का बस मतलब ये है कि एप्लीकेशंस क्या-क्या कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकती हैं। तो टाइम स्पैन इम्पोर्टेंस यानी कि टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूज़र्स। फॉर एग्जांपल जब आप प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं तो यूजुअली आप दूसरे लोगों की कोलैबोरेटिव क्या कहते हैं रिकमेंडेशन पे आप हाउस नहीं ख़रीदते। सो फॉर एग्जांपल कि अगर कोई एक बंदा एक घर ख़रीद रहा है तो उसकी बेसिस पे आप भी वो घर नहीं ख़रीदोगे। आप ख़ुद अपनी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स डिफ़ाइन करोगे कि भाई मुझे कितने नंबर ऑफ़ रूम्स चाहिए, कितना प्राइस रेंज है। उसकी बेसिस पे आपको या तो हाउस रिकमेंड होने चाहिए या फिर आप हाउस बाय करने जाएँगे। सो यही चीज़ है कि जो भी आपके पास एक्सपेंसिव थिंग्स जो होती हैं, ठीक है? या जो फ्रीक्वेंटली आप नहीं ख़रीद रहे होते हैं, तो उन केसेस के अंदर आप कोलैबोरेटिव अप्रोच यूज़ नहीं करते। यू आर बेसिकली हैविंग एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स। नाउ लेट्स डू अ वेरी वेरी क्विक रिकैप कि कोलैबोरेटिव के अंदर क्या कर रहे थे हम, कि रिकमेंडेशंस कर रहे थे बेस्ड ऑन द रेटिंग्स जो यूज़र दे रहा है एंड इट्स पीयर्स, ठीक है? कि मतलब जो भी आस-पास के जो भी नेबर्स हैं उनके बेसिस पर मुझे चीज़ रिकमेंड हो रही थी। सो फॉर दैट इट वाज़ यूज़र प्लस कम्युनिटी रेटिंग्स। हम कंटेंट बेस की बात कर रहे थे, जिसमें हमने बात की थी कि बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड आपके पास रिकमेंडेशंस होंगी। तो उसमें हमने क्या बोला था कि रिकमेंडेशंस आर बेस्ड ऑन सम कंटेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है? उसमें एट्रीब्यूट्स क्या थे, वो ये थे कि एडवेंचर है, फैंटेसी है, मूवी वाली जो एग्जांपल थी, ठीक है? कि आई हैव फेवर्ड इन माय पास्ट रेटिंग्स एंड एक्शंस, यानी कि जो भी मैंने अपनी हिस्ट्री में जिस मूवीज़ को पसंद किया है मुझे वही क्या कहते हैं मूवीज़ रेकमेंड होनी चाहिए। सो यूज़र रेटिंग्स प्लस आइटम एट्रीब्यूट्स। फिर आ जाता है आपके पास नॉलेज बेस। तो recommendations are based on my explicit specification of the kind of content or attributes I want. So this is user query plus item attributes plus domain knowledge, ठीक है? So you could say in a way कि collaborative और content based जो है ना ये history based है, क्योंकि इनमें आपके पास थोड़ी सी हिस्ट्री होती है और उसके बेसिस पर आप recommend करो तो। लेकिन नॉलेज बेस के अंदर बस आपको क्वेरी चाहिए होती है और उसके बेसिस पर आपके पास एक बंच ऑफ कंस्ट्रेंट्स होती हैं और उस पर आप क्या कहते हैं अपनी रिकमेंडेशंस लेकर आ रहे होते हैं। अब नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स आपके पास दो होते हैं। एक होता है आपके पास कंस्ट्रेंट बेस्ड सिस्टम्स जिसके अंदर हम कंस्ट्रेंट सेट कर रहे होते हैं, और दूसरा होता है आपके पास केस बेस्ड सिस्टम्स जिसके अंदर आपके पास सिमिलैरिटी आ रही होती है स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स पर। इसको रूल बेस्ड सिस्टम्स भी कहते हैं ना। सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट बेस को देख लेते हैं। सो कंस्ट्रेंट बेस्ड सिस्टम्स जो हैं, ठीक है, ये एक सबसेट सिलेक्शन प्रॉब्लम है, और इसको सबसेट सिलेक्शन प्रॉब्लम क्यों कहते हैं उसको एक सेकंड में देख लेंगे। अभी फ़िलहाल हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज के साथ लेके चलते हैं और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो आपके पास वी सी जो है वो है कस्टमर प्रॉपर्टीज़। वी प्रोडक्ट आपके पास हो गया प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़। सी आर आ गया आपके पास कंस्ट्रेंट्स ऑन योर कस्टमर प्रॉपर्टीज़। सी एफ आ गया आपके पास फिल्टर कंडीशंस एंड प्रोडक्ट। एंड सी प्रोडक्ट्स आ गया आपके पास रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स। तो हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि है सिंपल फूड रिकमेंडेशन सिस्टम। तो सबसे पहले चीज़ तो ये हमें ये पता करनी है कि कस्टमर को किस के टाइप किस टाइप के हमारे पास कस्टमर्स आ सकते हैं, ठीक है? तो हमने वी सी डिफ़ाइन कर दिया कि भाई या तो वो वीगन होगा, नॉन डेयरी होगा, या उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो यू कैन थिंक कि हम ना एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कस्टमर्स को
एरेज में स्टोर करें। तो जैसे हमने ये बोला कि वीगन, नॉट डेयरी, नो रिक्वायरमेंट्स, ये इसकी डाइटरी प्रेफरेंस है। फिर एक और हमने बनाया VC2 और हमने बोला कि ये इसकी फ़ूड की प्रेफरेंसेस हैं। फिर हमने एक और बनाया जो हमने बोला है कि ये इसकी स्पेंडिंग स्टाइल है। सो फूड प्रेफरेंसेस के अंदर क्या हो सकती है कि आपके पास हो गया फास्ट फूड, ट्रेडिशनल, कॉन्टीनेंटल या नन। स्पेंडिंग स्टाइल में क्या हो गया कि वो ज़्यादा पैसे स्पेंड करता है, कम स्पेंड करता है, या फिर वो मीडियम स्पेंड करता है। ठीक है, तो ये इसके प्रेफरेंसेस आ गई। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट जो भी हैं हमारे रेस्टोरेंट्स के अंदर, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमने ये बोला कि कौन कौन से फूड्स होते हैं। पिज़्ज़ा होता है, बारबेक्यू होता है, बर्गर होता है, बिरयानी होती है, इटालियन होता है। फिर दूसरे में हमने बोला कि अच्छा अब हम इसकी फ़ूड की प्राइस लिख लेते हैं। तीसरे में हम लिख लेते हैं प्लेन टेक्स्ट, कि अगर कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो वो आपकी थर्ड वाली लाइन में आ जाएगा। फिर CR के आपके पास कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, किस पर कंस्ट्रेंट्स? कस्टमर पे कंस्ट्रेंट्स। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक होटल में जाते हैं, ठीक है, तो और होटल में आप गए और कस्टमर के की स्पेंडिंग स्टाइल काफ़ी लो है, तो आप उसको एक्सपेंसिव खाने रेकमेंड नहीं करोगे। ठीक है, तो इस ऐसी टाइप की जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं वो हम लगाना शुरू कर देते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये बोला कि अगर कस्टमर वीगन है, सो रिमेंबर VC1 क्या था आपके पास? वीगन के डाइटरी प्रेफरेंसेस की बात हो रही थी VC1 में। तो हमने बोला VC1 इक्वल्स टू वीगन। अगर वो वीगन है तो हम क्या करो कि उसको फास्ट फूड रेकमेंड ना करो, यानी कि जो VC2 था फूड की प्रेफरेंस जो थी उसमें फ़ास्ट फूड रेकमेंड ना करो। तो हमने ये चीज़ यहाँ लिख दी। फिर हमने बोला कि CR2 क्या है, कि CR2 में हमने बोला कि सेकंड अगेन फूड की प्रेफरेंस क्या रखी हुई हमने? कॉन्टीनेंटल। अगर वो कॉन्टीनेंटल खाना खा रहा है तो उसका स्पेंडिंग स्टाइल लो नहीं होगा, उसका स्पेंडिंग स्टाइल या तो मीडियम होगा या हाई होगा। ठीक है, ये हो गई आपकी कंस्ट्रेंट्स ऑन योर कस्टमर प्रॉपर्टीज़ ना। फिर हमारे पास आ जाता है फ़िल्टर कंडीशंस। ठीक है, फ़िल्टर कंडीशंस क्या होता है कि अब आप अपनी कस्टमर और प्रोडक्ट दोनों पे कंस्ट्रेंट्स लगा रहे हो। ठीक है, पहले एक से था सिर्फ कस्टमर पे, अब आप लगा रहे हो कस्टमर और आपके प्रोडक्ट पे एज वेल। तो हमने अब ये बोला कि अगर वो वीगन होगा तो उसको कौन कौन से खाने नहीं देने चाहिए? बारबेक्यू फॉर एग्जांपल नहीं देना चाहिए, और उसको बर्गर नहीं देना चाहिए। वी आर अज्यूमिंग कि यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है इनके पास एक वीगन पिज़्ज़ा भी है, बिरयानी भी विदाउट चिकन मिल जाती है, और इटालियन भी खाना इनके पास वीगन है। ठीक है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने बोला कस्टमर वीगन है और प्रोडक्ट में से ये चीज़ें हटा दो या ये चीज़ें इंक्लूड कर दो। फिर हमने दूसरा लगाया कि अगर उसका स्पेंडिंग स्टाइल लो है, यानी कि उसकी जो प्राइस रेंज होगी ना वो लेसर देन 1000 होगी प्रोडक्ट की। इनकी बेसिस पे, इन चार कंस्ट्रेंट्स की बेसिस पे हमने ये सारी चीज़ें ये चार प्रोडक्ट्स उसको रेकमेंड कर दिया कि या तो VB3 जो अगेन प्लेन टेक्स्ट था, जो उसकी डिस्क्रिप्शन थी कि मे बी अफ़गान टिक्का पिज़्ज़ा है, ये इसको रेकमेंड कर दो 1300 पर। चिकन बर्गर है उसकी प्राइस 750 है, चिकन बिरयानी है उसकी प्राइस 400 है, अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा है उसकी प्राइस 1200 है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें रेकमेंड हो गई इन कंस्ट्रेंट्स पर, लेकिन आपकी प्रेफरेंसेस भी चेंज हो सकती हैं। जैसे कि अब यूज़र ने ये बोला कि अच्छा इसके अलावा लेट्स अज्यूम कि अब उसकी प्रेफरेंसेस चेंज होकर ये बोलता है कि भाई मुझे नॉन डेयरी चाहिए, नॉन, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, बट नॉन डेयरी प्रोडक्ट चाहिए, नन चाहिए। नन का मतलब ये है कि फूड की कोई सी भी प्रेफरेंस हो सकती है, ही डजंट केयर और शी डजंट केयर। एंड तीसरी चीज़ ये है कि उसका स्पेंडिंग स्टाइल लो है। तो लो से ही हमें पता चल जाएगा कि इन जो चार प्रोडक्ट्स जो हमने उसको रेकमेंड किया था इसमें क्या क्या चीज़ें होगी। इसमें उसको एक चिकन बर्गर दे देंगे और चिकन बिरयानी दे देंगे, और उससे हमारे पास रिकमेंडेशन हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, यू कैन क्रिएट द इंटायर लिस्ट। ठीक है, पूरी कंस्ट्रेंट्स बना सकते हो, सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हो, बट यहीं से हमें नज़र आ रहा है कि चिकन बिरयानी और चिकन बर्गर जो होगा वो उसके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये एक डिफरेंट टेक्निक्स है जो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग अप्लाई कर सकते हैं, क्विक एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट कर सकते हैं। लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट एक बैड आइडिया है बिकॉज उसकी कन्वर्जेंस काफ़ी स्लो होती है। ठीक है, तो टेक्निकली हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि जो कंस्ट्रेंट्स हमने सेट कर दी, अब कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पे क्या क्या चीज़ें रेकमेंड होनी चाहिए। तो
ये ना एक टाइप ऑफ लाइक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बन रही है, ठीक है, कि ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीज़ रिकमेंड होनी चाहिए, कौन सी चीज़ रिकमेंड नहीं होनी चाहिए, और उसकी फिर डिटेल्स तुम फेच कर सकते हो। तो ग्रेडिएंट डिसेंट अगर अप्लाई करोगे ना, तो उसके अंदर उसकी कन्वर्जेंस काफ़ी स्लो होगी और परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो होती है, इसलिए वी आर नॉट यूजिंग ग्रेडिएंट डिसेंट इन योर कंस्ट्रेंट बेस्ड सिस्टम्स। ना इश्यूज़ क्या है? इश्यूज़ ये हैं कि अगर आपकी कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी शुरू हो गई, ठीक है, तो देयर विल बी अ चांस कि आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। तो उसका सलूशन क्या है कि आप अपनी कंस्ट्रेंट्स को थोड़ा सा रिलैक्स करें। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये था कि जब हमने उसको बोला था कि यूज़र प्रेफरेंस नॉन डेयरी नन और लो करो, तो उसकी बेसिस पे वापसी कंस्ट्रेंट्स बनेंगी। वापसी पूरी चीज़ें आपकी बेसिकली प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर कोई यूज़र की नई प्रेफ़रेंस आ जाती है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा और रीस्ट्रक्चर करता हूँ। अगर आपकी नॉलेज बेस चेंज हो रही है, ठीक है? नॉट नेसेसरली यूज़र प्रेफ़रेंस, ठीक है? यूज़र प्रेफ़रेंस को छोड़ दो। अगर आपकी ये जो नॉलेज बेस, क्योंकि ये नॉलेज थी आपकी कि भाई आपके पास कस्टमर्स ही या तो वीगन, नॉन डेयरी, नॉन रिक्वायरमेंट्स आएँगे, या फ़ास्ट फूड, ट्रेडिशनल, कॉन्टिनेंटल, या ये अगर चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उसकी बेसिस पर आपकी सारी कंडीशंस चेंज होंगी। यानी कि जब भी आपकी नॉलेज बेस चेंज होगी, तो आपको कुछ टाइम और एफर्ट लगाना पड़ेगा कि वो बैठ के वापसी सारी कंस्ट्रेंट्स बनेंगी और वो सारी चीज़ें वापसी मेंटेन होंगी। उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? यू हैव टू डू ऑल ऑफ दैट स्टफ। फिर सेकंड चीज़ ये आ जाती है कि क्या पता जब कस्टमर आ रहा है और जब अपनी यूज़र प्रेफरेंस बता रहा है, उसको पता ही नहीं है कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या क्या वैल्यूज़ वो सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप गए दराज पर और आपने कोई आइटम देखा वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ, तो आपके पास डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स आपको हमेशा देने चाहिए अपनी वेबसाइट पर, ठीक है, कि वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए एट्रीब्यूट्स की। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अब हम बात करते हैं केस बेस्ड सिस्टम्स में। केस बेस्ड सिस्टम्स जो थे, ये बेसिकली नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स के दूसरी टाइप है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ रिकमेंड होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो आइटम्स जो होते हैं आपके पास रिट्रीव हो रहे होते हैं या रिकमेंड हो रहे होते हैं, वो बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी हो रहे होते हैं। अब इसको देख लेते हैं बहुत आराम से और बहुत एक सिंपल एग्जांपल से, कि आपके पास डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है। कैमराज हैं, या इनको बेसिकली आइटम्स नहीं कह रहे होते हैं, इनको केसेस कह रहे होते हैं। सो आपके पास केस 1, केस 2, केस 3 है, ठीक है। और कैमरा 1 है आपके पास 12,000 रुपीज़ का, मेगापिक्सल 8 है, एलसीडी साइज़ 3 है, वाटर प्रूफ नो है, ठीक है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ये आपके पास है। सेकेंडली आपको क्या मिलता है? आपको डोमेन मिलती है, आपको हमेशा नॉलेज मिलती है, ठीक है, कि आपके पास क्या पॉसिबल प्राइसेस हो सकती हैं। तो प्राइस आपके पास हो गई 12, 25 और 55। मेगापिक्सल के अंदर क्या है? 8, 10, 48, 54, 60। एल सी डी साइज़ के अंदर क्या है? 3, 4, 5, 6, 7। एंड येस नो, तो ज़रूरी नहीं कि ये सारी वैल्यूज़ इनके साथ मैच करें, लेकिन ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। जब भी हम केस बेस्ड सिस्टम्स निकाल रहे होते हैं ना, तो उसके लिए हम तुम्हें हमेशा नोटिस करना होता है सबसे हाईएस्ट वैल्यू। तो इस केस के अंदर मतलब 55 है, इस केस के अंदर 60 है, इसके अंदर इवन दो यहाँ पे 7 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन डोमेन में आपकी हाईएस्ट वैल्यू 7 है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इसको नॉर्मलाइज करना है, यानी कि जो भी वैल्यू उठाओ उसको डिवाइड कर दो उसके मैक्सिमम से, ठीक है। सो 12 डिवाइडेड बाय 55 करोगे तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.218, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.133, और 3 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.428। और जो भी तुम्हारे पास ये वैल्यूज़ हैं कैटेगोरिकल वैल्यूज़, जैसे कि नो येस हो गई, इनको तुम कन्वर्ट कर दोगे 0 1 में, ठीक है। अगर 3 लेबल्स हैं तो 0 1 2 हो जाएगा ये। जब आपने ये नॉर्मलाइज़ कर दी सारी वैल्यूज़ को, ठीक है, फिर आप क्या करते हो कि ये आपकी बेसिकली नॉलेज बन गई है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब यूज़र क्वेरी लेकर आओगे। यूज़र क्वेरी क्या करेगा? वो आपके पास क्वेरी आएगी, और जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला कि इसकी प्राइस 20,000 रुपीज़ है, मेगापिक्सल 40 है, एलसीडी साइज़ 5 है और वाटरप्रूफ नो है। तो आप इसको भी नॉर्मलाइज़ करोगे। इसको हमने नॉर्मलाइज़ कर दिया, तो आपके पास क्या बनी? ये वैल्यूज़ बनी, ठीक है। ऑलराइट, फिर ये वैल्यूज़ बनी, और फिर आप इनकी सिमिलैरिटी कैलकुलेट करोगे हर केस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या किया हुआ है? सिमिलैरिटी यूज़ किया हुआ है एंटी डिस्टेंस के साथ। सो 1 माइनस दिस वैल्यू माइनस दैट वैल्यू, ठीक है। 0.66 माइनस दिस माइनस दिस, एंड 0 माइनस 0, ठीक है। तो ये आपको के पास सारी वैल्यूज़ आ देंगी।
ना कभी कभार आप कुछ आइटम्स को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हो। सो फॉर एग्जांपल मैंने इंपॉर्टेंस ये देनी है कि प्राइस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब मुझे सस्ता फ़ोन चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैंने उसको वेट दे दिया 1.5, और मैंने ये बोला कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वाटर प्रूफ है या नहीं है, तो मैंने उसको वेट ज़ीरो दे दिया, ठीक है। सो ऐसे आप वेट्स डिफ़ाइन कर सकते हैं और फिर आप उन वेट्स को इन सिमिलैरिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय योर टोटल वेट्स, ठीक है। तो ये वेटेड सम जब आपके पास आ जाएगा तो ये आपके पास आपकी सिमिलैरिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप सिमिलैरिटी हर केसेस के साथ करोगे, और फिर जो केस आपके पास या इस केस के अंदर जो कैमरा आपको रेकमेंड होगा, जिसके साथ सबसे हाईएस्ट सिमिलैरिटी होगी, वो आपको रेकमेंड हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, now let's talk about some of the limitations of knowledge base. सो लिमिटेशन सबसे बड़ी क्या है कि एक्सपेंसिव है, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेटा, टाइम, डोमेन एंड एक्सपर्टीज़। अगर एक चीज़ चेंज हो रही है तो फिर आपको वापसी पूरा उसमें जाना है। नॉलेज नहीं है, डेटा नहीं है, एज केसेस नहीं है, तो फिर आपका सिस्टम फेल करेगा। एट्रीब्यूट्स आर नॉट ऑलवेज इंडिपेंडेंट। तो इसके अंदर एक केस ये और होता है इंपॉर्टेंट कि ये जो आपके पास एट्रीब्यूट्स है जैसे प्राइस, मेगापिक्सल, एलसीडी साइज़, ये सब इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। यूज़र के पास कभी कभार अनक्लियर प्रेफरेंसेस होती हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता कि उनको क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ रेकमेंड होनी चाहिए। लाइक इट्स वेरी लाइक एक काफ़ी एक फेमस सेइंग है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स गैदर करना ना काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा होता है कि कैसे एक क्लियर और एक वेल डिफाइंड मैनर के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट्स को प्रेजेंट कैसे करना होता है, ये उनको पता नहीं होता। इसलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आपके साथ एक्सपर्ट्स बैठते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाता है कि अच्छा कस्टमर को ये चाहिए, कस्टमर इसमें इंटरेस्टेड है, या उसमें उसको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी पसंद लगेगी। तो ये चीज़ होती है आपके पास, तो अनक्लियर प्रेफरेंसेस होते हैं। बिजनेस रूल्स कैन फ्लक्चुएट, बिजनेस रूल फ्लक्चुएट हुए, आपकी नॉलेज बेस फ्लक्चुएट हुई, आपको पूरा बैठ के वापसी बनाना पड़ेगा। ज़ीरो रिकमेंडेशंस प्रॉब्लम, हम इस पर बात कर चुके हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, दैट इज़ दैट जब तक आपके पास एक सेटिस्फाइड प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, आप जब तक इसको क्या कहते हैं, अपनी नॉलेज बेस को रीडिफाइन करते रहोगे, या आप बेसिकली फाइंड करते रहोगे सॉल्यूशंस, एंड इट इज़ नॉट अडेप्टेबल, यानी कि चेंजेस करना इसमें काफ़ी मुश्किल है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू योर केस बेस्ड सिस्टम्स। ये एक छोटा सा टॉपिक है मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन का, तो मैं भी इसी वीडियो में कवर कर रहा हूँ। सो मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन हम इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज हमारे पास स्टोरेजेस का मसला आ रहा होता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक यूज़र प्रोफाइल है जो है आपके पास 10x10 का मैट्रिक्स है, तो वो बेसिकली आपके पास समझो 100 मेगाबाइट की स्पेस स्टोर कर रहा है। लेकिन आप इसको तोड़ के भी लिख सकते हो, जैसे आपने किया 10/2 एंड 2/10। तो 10/2 की स्टोरेज कितनी होगी, 20 मेगाबाइट्स। इसकी कितनी होगी 2/10 की, अगेन 20 मेगाबाइट्स, और टोटल में कितना हो गया 40 मेगाबाइट्स। तो आपके पास यहाँ पे 60 मेगाबाइट्स की स्पेस बच रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको एज अ होल सेव करते तो 100 मेगाबाइट्स लगते, और अगर आप उसको अलग अलग करके सेव करते तो उसकी आपके पास स्टोरेज 40 मेगाबाइट्स लगती है, ठीक है। So it is a technique in which user item interaction matrix is decomposed into a product of 2 or 3 matrices. What happens when you are breaking it into a lot of different matrices? तो उसके हम बारे में बात करेंगे अभी कि सिर्फ टू और थ्री पे क्यों रख रहे हैं, हम उसको मल्टीपल भी कर सकते हैं, तोड़ते भी जा सकते हैं जितना भी तोड़ें, लेकिन उस पर हम बात करेंगे। सो मैट्रिक्स को किस अंदाज में तोड़ना है, राइट, कि मतलब अगर आपके पास 10x10 का मैट्रिक्स था तो 10/5 भी हो सकता था, 5/10 भी हो सकता था। दैट्स अप टू यू, ठीक है, दैट्स लाइक अ हाइपर पैरामीटर दैट यू आर सेटिंग। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला जो आता है वो ये आता है कि जब आपके पास एक ये बड़ा मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये जो वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू आपको बेसिकली कैलकुलेट करनी है कि ये 4 आया कैसे, और उसको दो वैल्यूज़ में कैसे तोड़ेंगे। तो उसके लिए अगेन दिस इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि वो कौन सी दो वैल्यूज़ होनी चाहिए जिसके बेसिस पर मुझे ये 4 मिलना चाहिए। तो यूजुअली आपके पास सबसे मोस्ट एक्यूरेट आंसर नहीं होता है, जिसको हम ग्लोबल ऑप्टिमा कह रहे होते हैं, ठीक है। हम ज़्यादातर लोकल ऑप्टिमा पे सेटिस्फाई जाते हैं, यानी कि हम अर्ली स्टॉपिंग कर लेते हैं।
ये सारी टर्म्स क्या हैं, ठीक है। बेसिकली इस टर्म्स सारी की सारी ये हैं कि समझो कि तुम्हारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, और उस ग्राफ के अंदर तुम्हारे पास बहुत सारे ना मिनिमम पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे एक मिनिमम पॉइंट ये रहा, एक मिनिमम पॉइंट ये रहा। अब ग्लोबल ऑप्टिमा हम ये बोल रहे होते हैं कि सबसे मिनिमम, ठीक है। तो सबसे मिनिमम कौन सा है, ये वाला। और लोकल ऑप्टिमा क्या है कि उसके अलावा जितने भी मिनिमम्स है, तो हमने बोला लोकल ये है, ठीक है। अब होता ये है आपके पास कि बहुत मुश्किल होता है आपके पास ये ग्लोबल ऑप्टिमा पे पहुंचने के लिए, ठीक है। बहुत सारे मसले आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा यहाँ पे आ रहा है लोकल ऑप्टिमा पे, यहाँ पे बंदा फंस गया है, उसको लग रहा है कि ये सबसे मिनिमम है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम को या कंप्यूटर को बताना कि नहीं भाई ये सबसे मिनिमम नहीं है, ये सबसे मिनिमम है, ये बताना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम ज़्यादातर करते ये हैं, हम ये बोलते हैं कि अच्छा ये लोकल मिनिमा है, इसको ही हम गुजारा कर लेते हैं। और जब हम ये बोलते हैं ना कि हम इस पे गुजारा कर लेंगे एंड वी डोंट वांट टू फाइंड एनीथिंग एल्स, इस बेसिकली प्रोसेस को बोल रहे होते हैं हम अर्ली स्टॉपिंग, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी वेरी हाई लेवल डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज़ अर्ली स्टॉपिंग, व्हाट इज़ ग्रेडियंट डिसेंट। बट जब तुम डीप लर्निंग पढ़ोगे या मशीन लर्निंग पढ़ोगे तो उसके अंदर तुम्हारे पास एक ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा अच्छा कि ग्लोबल ऑप्टिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, और ये अर्ली स्टॉपिंग क्या होती है, ठीक है। But just to give a rough idea for people who don't actually know what deep learning and all of these concepts are, this will be more than efficient. Sorry, more than sufficient. All right. So how do you find all of the values of matrix A and B? It is an optimization problem. You are going to use gradient descent. ठीक है। तो gradient descent करता क्या है बेसिकली, ये रैंडम वैल्यूज़ चेक करेगा, ठीक है, डालकर, और फिर उसको चेक करेगा कि फॉर एग्जांपल 0.25 टाइम्स, तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे इसने ये किया हुआ है 1, 0.25 एंड 4, 1, इनको इसने मल्टीप्लाई किया और इससे वैल्यू 4 आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने यहाँ पर 1 के बजाय यहाँ पे इसने 0 रख दिया, तो जब ये यहाँ पे 0 रखेगा तो वैल्यू क्या आएगी 0.25 विच इज़ रफली 0। तो आपके पास ये एक ऐसे करके ना मैं दिखा देता हूँ। सो समझो कि ये जो x है ना, ये आपकी ट्रू वैल्यूज़ हैं कि ये वैल्यूज़ आपके पास आनी चाहिए, और ये जो डॉट्स हैं ये वो वैल्यूज़ हैं जो आपका एल्गोरिदम बार बार ट्राई कर रहा है। तो हमें चाहिए ये वैल्यूज़, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम इसका ना एरर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, कि ये कितना दूर है इससे। और हम ये चाहेंगे कि ये वैल्यूज़ जितनी कम होंगी ना आपस में, जितना डिस्टेंस कम होगा वो सबसे बेस्ट वैल्यूज़ होंगी। तो ग्रेडिएंट डिसेंट का मकसद ही ये होता है कि वो क्या करे, वो इस एरर को कम से कम करे और ऐसी वैल्यूज़ ला के दे जिस पर ये जो डॉट्स जो आ रही हैं एल्गोरिदम की, ये बिल्कुल इसके साथ ही मैच होने शुरू हो जाएँ। अगेन पूरी मैच नहीं होंगी, ठीक है, थोड़ी सी मैच होंगी, बट काफ़ी क्लोज होंगी, ठीक है। तो ग्रेडिएंट डिसेंट का बेसिकली मकसद ये होता है। ऑलराइट, सो we start with a random value, calculate the error using the sum of actual minus predicted square, इसको sum of squares भी कहते हैं, ठीक है। अदर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स के अंदर हमारे पास पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, जेनेटिक एल्गोरिदम्स आ जाते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग आ जाती है, ठीक है। अर्ली स्टॉपिंग हेल्प्स यू टू गेट द लोकल ऑप्टिमा। नंबर ऑफ फैक्टर्स, अच्छा जितने आप फैक्टर्स बनाओगे उतनी स्पेस बचेगी लेकिन कन्वर्जेंस स्लो होगी, ठीक है, कि मतलब आप ज़्यादा स्लोली अप्रोच करोगे अपनी सोल्यूशन पर, ठीक है। और जितनी ज़्यादा स्पार्सिटी होगी, यानी कि जितनी आपके पास वैल्यूज़ मिसिंग होगी, उतनी ज़्यादा आपकी जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ होंगी वो इनएक्यूरेट होंगी, ठीक है। सो जितना ज़्यादा स्पार्स होगा उतना ज़्यादा इनएक्यूरेट होगा। ऑलराइट, सो एडवांटेजेस क्या हैं इसके, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। प्रोज बेसिकली ये है कि ये बहुत सारी स्पेस बचा रहा है, ठीक है, दैट्स नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा बिगर मैट्रिक्स होगा उतनी ज़्यादा स्पेस बचाएगा। तो यू कैन ट्राई दिस आउट कि उसको तुम करो 1000 बाई 1000 करोगे तो आपके पास कितना बनेगा, ये 1000 बन जाएगा। 10 बाय या 100 बाई 2 कर दो, या मेरे पास अभी सही एग्जांपल नहीं आ रही याद, लेकिन यू कैन एक्सपेरिमेंट विद दिस एंड यू विल फिगर आउट कि आपके पास जितना ज़्यादा बड़ा मैट्रिक्स हुआ तो आपके पास ज़्यादा स्पेस बच रही होती है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रेडिक्शंस करना काफ़ी आसान है, क्योंकि एक दफ़ा आपकी ट्रेनिंग होगी, एक दफ़ा आपको पता चल गया कि भाई मुझे क्या वैल्यूज़ रखनी है, तो वैल्यूज़ निकालना काफ़ी आसान है, ठीक है।
जब आपके पास ये पता चल गया कि ये वैल्यू, ये आपके पास रो क्या होगी, ये कॉलम क्या है, तो ये वैल्यू निकालना काफ़ी आसान है। क्या करना है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन की O(1) में ऑपरेशन हो रहा है। कॉन्स क्या है आपके पास, कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जो भी ग्रेडिएंट डिसेंट में वो वैल्यूज़ ढूंढने में जो टाइम लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम विल कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई आपका जो भी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग हो गई, ठीक है, इसका मसला ये होता है कि इसको स्पेस काफ़ी चाहिए होती है, ठीक है, या इसको टाइम बहुत चाहिए होता है, तो वो प्रॉब्लम फिर इस प्रॉब्लम पे भी कैरी फॉरवर्ड होगी, ठीक है। इट कैन नॉट हैंडल कोल्ड स्टार्ट यूज़र प्रॉब्लम, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक नया यूज़र आता है, तो जैसे एक नया यूज़र आया, तो यूज़र यहाँ पे भी ऐड होगा, यूज़र यहाँ पे भी ऐड होगा, लेकिन सब पर आपके पास क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, आपके पास कोई वैल्यूज़ नहीं होंगी। तो उन क्वेश्चन मार्क वैल्यूज़ के लिए क्या चाहिए होगा आपको, आपको एक आइटम चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक और यूज़र यहाँ पे ऐड करोगे, तो समझो मैंने यहाँ पर एक यूज़र 5 ऐड किया, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपके पास 4 बाय, या ये हो जाएगा आपके पास 5/2 का मैट्रिक्स। और इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इसके लिए भी आपको चाहिए होगा एक 2/5 का मैट्रिक्स, यानी कि एक यहाँ पर एक I6 भी आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा आपके पास, आई थिंक मैंने शायद डायमेंशन थोड़ी सी गलत लिखी हुई, लेकिन खैर इसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास फिर ये वैल्यूज़ आ सकेंगे। तो जब तक आपके पास ये कॉलम नहीं होगा ना, तो आप ये चीज़ कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो इसलिए इट कैन नॉट इट कैंट हैंडल कोल्ड स्टार्ट यूज़र प्रॉब्लम बिकॉज इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ कॉल ऑफ आइटम्स, ठीक है। इट कैन हैंडल कोल्ड स्टार्ट आइटम प्रॉब्लम इफ़ द एल्गोरिदम इज़ ट्वीक्ड अ लिटिल बिट, ठीक है, लेकिन जो उसकी वनीला जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसमें नहीं हो सकता। एक और चीज़ ये कि ये यहाँ पे मैंने अभी यूज़र प्रोफाइल बनाई हुई थी कि आपके पास ये यूज़र्स है, ये फ़ीचर्स है, ये फ़ीचर्स हैं, ये आइटम्स हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये फ़ीचर्स हो या आइटम्स हों, ये बस समझाने के लिए था, क्योंकि अगेन मैं इसको, इस मैट्रिक्स को जो मेरे पास अभी है, आई थिंक 1 2 3 4 1 2 3 4 5, सो ये 4/5 का मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को मैं चाहूँ तो मैं इसको 4/2 2/5 में भी तोड़ सकता हूँ, मैं इसको चाहूँ इसको 4/3 एंड 3/5 में भी तोड़ सकता हूँ, मैं चाहूँ उसको तो मैं इसको 4/4 एंड 4/5 में भी तोड़ सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी, ठीक है, मैं इनमें से कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे फीचर्स 2 थे इसलिए मैंने उसको 2 में तोड़ा, ठीक है। ये बस समझाने के लिए था, सिर्फ दिखाने के लिए था कि मे बी दिस कुड बी, लेकिन इट्स अप टू यू कि तुम उसको किसी भी तरीके से तोड़ सकते हो। मकसद ये है कि तुम्हें स्टोरेज बचानी है, तुम्हें इसको ऐसे तोड़ना है कि तुम्हारे पास एक ट्रेड ऑफ है, किसका, कन्वर्जेंस का और स्पेस का, कि वो कन्वर्जेंस भी अच्छी तरीके से हो जाए और उसकी स्पेस भी काफ़ी अच्छी तरीके से बच जाए, ठीक है। तो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू योर मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन एंड योर नॉलेज बेस, ठीक है।